और आप लोगों को पता है आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिकल टूल्स में आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैथमेटिकल टूल हम लोगों को डिस्कस करना है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथ्स, और उस टूल का नाम होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। अच्छा, इसमें मैं पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। बेसिकली आपका जो ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स है, राइट, आपका जो ट्वेल्थ क्लास का मैथ्स का सिलेबस है, 75 to 80% सिलेबस इज रिलेटेड टू कैलकुलस। मतलब आप ट्वेल्थ क्लास में कैलकुलस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। आपका सब्जेक्ट ही ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स में आपको 75% के आसपास कैलकुलस दिखेगा और 25% वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री दिखेगा। मतलब इनडायरेक्टली जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ ट्वेल्थ का मैथ्स है, बट क्योंकि इसकी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे आप रियलाइज करोगे इन सब की हमें फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही रिक्वायरमेंट जो है हमें मिलने लगेगी। तो इसका मतलब हमें इसे जो ब्रीफ लेवल पर अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, जो हम अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल टूल्स और जो कैलकुलस रिक्वायर्ड है, उसका एक जो ब्रीफ नॉलेज होता है वो हम देखेंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे एक डेफिनेशन से, और वो डेफिनेशन होगी डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। अभी आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए तक देखना है, और उसके बाद में नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा सफिशिएंट। पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब ये मैथ्स की डेफिनेशन है, जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा फंक्शन वगैरह, कि स्कूल का फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन वगैरह वाला फंक्शन, ये वो फंक्शन नहीं है। ये एक अलग टाइप का फंक्शन है। ये मैथ्स की एक डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं y इक्वल टू 2x+3। कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? अगर मैं एग्जांपल में लिखता हूँ y इक्वल टू 2x+3, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, बहुत इजीली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है x पर। हियर वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। x की मैं वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, और इसको मैथमेटिकली इन शॉर्ट लिखा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं इसको हम? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का ये शॉर्ट में तरीका होता है। इसका मतलब जब भी किसी ने ऐसा लिख दिया, आपके सामने किसी ने ऐसा लिख दिया y इक्वल टू एफ ऑफ x, इसको आप रीड करोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, विच मीन्स वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या होगा? वी विल गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। x की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब दैट इज, ऐसा बोल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, और इसी को क्या कहा जाता है? एंड y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x, और इसी को हम मैथ्स में बोलते हैं एंड y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, इस टॉपिक में स्टार्टिंग से फोकस करते रहना, कॉन्सेंट्रेट करते रहना, क्योंकि बिल्कुल नया है ये आपके लिए, राइट? बिल्कुल नया है ये आपके लिए। स्टार्टिंग से फोकस करना है, जहाँ ट्रैक्शन लूज हुआ वहाँ गड़बड़ होना शुरू होगी। ठीक है? वैसे टॉपिक आगे जाके आपको समझ में आएगा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फिजिक्स और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस अभी जो डेफिनेशंस बोलता जा रहा हूँ उनको एक एक डेफिनेशन को फॉलो करते जाना। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। नोट करने से पहले, नोट करवाएंगे, नोट करने से पहले, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस पॉसिबल हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, उनका क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस पॉसिबल हैं। कुछ फंक्शंस, कुछ फेमस फंक्शंस की मैं बात करता हूँ। कुछ फंक्शन, फेमस फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट होगा इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन। फर्स्ट होगा एल्जेब्रिक फंक्शन।
नाम से ही क्लियर हो गया होगा एल्जेब्रिक फंक्शन का मीनिंग। तो एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जब y x पर एल्जेब्रिक फॉर्म में डिपेंडेंसी रखता है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये होगा y इक्वल टू लेट अस से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन भी एल्जेब्रिक होगा, 2x प्लस 4 एल्जेब्रिक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी एल्जेब्रिक हो गया। सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एल्जेब्रिक हो गया। y इक्वल टू एक्स, ऑल दिस फंक्शंस आर एल्जेब्रिक फंक्शंस, राइट। इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद सेकंड जो फेमस फंक्शन होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नाम से ही क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें y x पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में डिपेंडेंसी रखता हुआ मिलेगा, जैसे एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में। एग्जांपल्स हम लिखते हैं कुछ। एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी y इज इक्वल टू साइन ऑफ x की थर्ड पावर प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इक्वल टू 3 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos x, अगेन अ फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शंस बहुत सिंपल भी दिख सकते हैं आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी दिख सकते हैं, राइट। तो सिंपल से सिंपल फंक्शंस भी पॉसिबल है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी पॉसिबल हैं। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड टाइप का फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं साथ में लिख रहा हूँ। सो थर्ड वन इज, आप सिर्फ कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे भी मत जाना। 12th में आप पढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर होगी, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना अभी, ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन माइंड में मत आने देना। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंट्स तो आपको पता है, लॉग पॉसिबली आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। 11th क्लास मैथ्स में आप लॉग पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि लॉग से हमारा लेना देना अभी 11th के फिजिक्स में नहीं होगा, होगा थर्मोडायनेमिक्स में होगा, राइट। केमिस्ट्री में जैसे आप पीएच निकालते हो तब आप लॉग यूज़ करते हो, केमिकल काइनेटिक्स में आप लॉग यूज़ करोगे, वैसे ही फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करोगे, और 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा लॉग का यूज़ होगा। 11th क्लास में वी हैव लिमिटेड यूज़ ऑफ लॉग, लॉग फंक्शंस। बट नंदलेस लॉग फंक्शंस कैसे दिखेंगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखेंगे। मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। एग्जांपल ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो 2 टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट में चला गया एक्स, राइट। लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log x की पावर 3 प्लस 7। सो ये हो गए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जिनको मैं एक साथ रख रहा हूँ, राइट। देखो अभी जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना बता रहे हैं। लॉग की ब्रीफिंग नहीं, लॉग तो पूरा एक डिटेल टॉपिक है, लंबा सा टॉपिक है ना। लॉगरिथम्स, जॉन नेपियर आपने नाम सुना होगा, लंबा सा टॉपिक है जो आपके मैथ्स में बिल्कुल डिटेल में आने वाला है, आएगा जब भी आता है, अलजेब्रा में आता है, एज फार एज आई रिमेंबर। सो वो आप डिटेल में पढ़ोगे, और अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जिस चीज़ की भी हमें रिक्वायरमेंट है हम सेलेक्टिवली उस पर फोकस कर रहे हैं। रीजन बीइंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, देर आर लॉट ऑफ डिटेलिंग दैट आर इन्वॉल्व, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो हम लोग सेलेक्टिवली अभी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम फिजिक्स स्टार्ट कर पाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नोट करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट डेफिनेशन, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, अभी हमने डिफरेंशिएशन में फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो समझा है, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है।
इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना? देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल होते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पॉसिबली y x पर डिपेंड कर रहा है, पर वो डिपेंडेंसी मिक्स हो सकती है। कुछ अलजेब्रिक हो सकती है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है, कुछ एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो सकती है। तो वो भी फंक्शंस पॉसिबल है, मतलब मिक्स्ड फंक्शंस भी होते हैं उसमें, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप कभी देखोगे तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग डेफिनिशंस मिलेगी। बट जो अभी बेसिक कोर मीनिंग है, जितना हमें पता होना चाहिए लॉजिकली, वो हम देख रहे हैं। तो अभी जिन फंक्शंस की हम बात करेंगे, आपको मैं 3 टाइप के फंक्शंस दिखाऊँगा, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ये 3 टाइप के फंक्शंस हम लोग सीखेंगे अभी। थर्ड इज़ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इम्पोर्टेंट बात है जिस पर आपको फ़ोकस करना है। अब वो स्टोरी क्या है? कोई भी फंक्शन की मैं बात करूँ, सपोज़ मैं लिखता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। x को मैं चेंज करूँगा, तो मुझे y में चेंज मिल जाएगा। x को चेंज करने पर y में चेंज मिलेगा, राइट? सपोज़ मैं x को चेंज करना स्टार्ट करता हूँ। अब चेंज भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक-ठाक चेंज जिसको मैं बोल सकता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल, साइड बाय साइड में पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता जाऊँगा आपको, शायद आप उसको रिलेट कर पाओ, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल ऑफ फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर करते हैं फॉर अ फंक्शन y इक्वल टू 2x प्लस 10। बहुत सिंपल फंक्शन कंसीडर करा है मैंने, y इक्वल टू 2x प्लस 10। अच्छा, अब इस फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैं x की वैल्यू को रखता हूँ, सपोज़ मैं x की वैल्यू रखता हूँ 5, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू मुझे 20 मिल जाएगी। अब मैं अगर x की वैल्यू को चेंज करके मैं कर देता हूँ 6, ये इनिशियल वैल्यू है, तो मुझे y की भी कुछ इनिशियल वैल्यू मिलेगी। सपोज़ मैं x की फाइनल वैल्यू कर देता हूँ f मतलब फाइनल, xi मतलब इनिशियल और xf मतलब फाइनल। फाइनल वैल्यू मैं कर देता हूँ 6। तो x को चेंज कर दिया मैंने, कितना चेंज करा? 1 का, 1 नंबर चेंज कर दिया मैंने। तो y सेम थोड़ी ना होगा, क्योंकि y तो x पे डिपेंड कर रहा है, आपने x को चेंज कर दिया तो y को भी चेंज होना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और 2 22। अच्छा, अब इसमें आपने कुछ रियलाइज़ करा? एक इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करी कि यहाँ पर दोनों का चेंज सेम नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन x, तो आप बोलोगे हाँ, x में चेंज होता है, वैल्यू जो डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप बोलोगे कि हाँ, चेंज है x में, कितना है? 1 का। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन x? आप बोलोगे वैल्यू ऑफ चेंज इन x इज़ 1 यूनिट। पर एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन y? दैट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y। और अगर हम थोड़ा-सा केयरफुल ऑब्ज़र्व करें तो हमें दिख रहा है कि इट इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब y जो है वो डबल रेट से चेंज हो रहा है। अगर मैं x में 1 का चेंज ला रहा हूँ तो y में चेंज डबल हो रहा है। फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ चेंज इन x, चेंज इन y इज़ 2 यूनिट्स, राइट? ठीक है? तो अब देखो चेंज जो होता है उसको मैं 2 तरह से रिप्रेज़ेंट करता हूँ। एक होता है डेल्टा x। देखो मीनिंग तो वही होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। डेल्टा मतलब डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट? डेल्टा रिप्रेजेंट्स
जैसे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा, तो ये सिंबल है, मैं इसका एक सिंबल है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट, चेंज और डिफरेंस। और जब भी मैं लिखता हूँ डेल्टा एक्स विच मीन्स चेंज इन एक्स और डिफरेंस इन एक्स, पर अब देखो ये जब डेल्टा लिखता हूँ, डेल्टा मीन्स अ सिग्निफिकेंट चेंज, not necessarily a very small change, it can also be a small change, but more or less जनरली ये होता है सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट चेंज मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सिग्निफिकेंट है, काउंट कर सकता हूँ मैं इसको इजीली ना, राइट, 1 2 3 सिग्निफिकेंट चेंज है। पर एक चेंज और होता है फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके बारे में तो हमें पढ़ना है डिटेल में अब, जिसके लिए ही हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और वो चेंज होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। इंटरेस्टिंगली एक और चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स, इसको हम बोलते हैं डी एक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, डी एक्स। डी एक्स मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। अब कितना स्मॉल चेंज, टेंडिंग टू जीरो। अब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं, क्योंकि डेल्टा एक्स होगा टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी, जीरो से बड़ी स्मॉल क्वांटिटी डिफाइन करना हमारे लिए पॉसिबल काम है, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट शुड बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितने भी स्मॉल चेंज होंगे उनको हम डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिखते हैं। डी एक्स मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी एक्स आया 20, सॉरी एक्स आया 5, वाई आया 20। सपोज मैं अब एक्स की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, इसी में कर दे चेंज। सपोज मैं एक्स की वैल्यू को कर देता हूँ 5.00001। तो इसमें मुझे बताओ एक्स में चेंज कितना करा मैंने, एक्स में मैंने चेंज करा 0.00001। इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, बहुत स्मॉल चेंज आया है एक्स में। अच्छा, वाई में चेंज कैलकुलेट करना, आप वाई की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करना, आपको एक इंटरेस्टिंग नंबर मिलेगा। वाई की फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिलेगी देखना जरा, ये कुछ इतनी आ रही होगी। वाई में चेंज कितना आ रहा है, वाई में चेंज आ रहा है 0.00002। मतलब एक्स में चेंज करने पर देखो वाई में फिर से चेंज हुआ। अब आपने एक्स में छोटा चेंज करा तो वाई में भी बहुत छोटा चेंज हुआ, पर चेंज तो हुआ ना। आप एक्स को बहुत स्लो अमाउंट से चेंज करोगे तो वाई में भी बहुत स्लो अमाउंट से चेंज आएगा, पर चेंज तो आएगा। ठीक है, तो ये जो स्मॉल चेंजेस होते हैं ना, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स और डी वाई से। इस बार पता है इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डी एक्स और इसको लिखूंगा मैं डी वाई। तो डी एक्स एंड डी वाई मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी कैन से कि डी वाई रिप्रेजेंट्स व्हाट, डी वाई रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। अभी यहाँ पर 1 मिनट का पॉज लेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ तक क्लियर है सबको। जो बेसिक डेफिनेशंस मैंने बताया है, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर फोकस करना है हमें। टर्मिनोलॉजी पर भी फोकस करना है, पर जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए अभी ना। ठीक है, अभी रुको मैं नोट करवा दूंगा आपको पूरा। अब उससे पहले अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म की, जो होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितने रेट से चेंज कर रही है। तो देखो जैसे एग्जांपल, अब मैं लिखता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज x की इनिशियल वैल्यू के लिए, सपोज x की इनिशियल वैल्यू में रखता हूँ x, तो मुझे y की कुछ इनिशियल वैल्यू मिलेगी, मान लो वो मिलती है y। जैसे यहाँ पे x5 था तो y20 आया था, राइट। जैसे यहाँ x5 था तो y20 आया था, तो x की इनिशियल वैल्यू का मुझे y की कुछ इनिशियल वैल्यू मिली। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कर दिया चेंज। x की फाइनल वैल्यू में मैंने पता क्या करा, इनिशियल वैल्यू प्लस सम स्मॉल चेंज करा। चल जाए कैसे लिखें, तो क्लियर हो रहा है ये। जो x की इनिशियल वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा चेंज और कर दिया, जरा सा चेंज और कर दिया, मतलब dx और ऐड कर दिया। तो y में भी क्या हुआ, y की फाइनल वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आ गया। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन y। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, को हम बोलते हैं देखो रेशियो ऑफ चेंज इन y। रेशियो ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। रेशियो ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, इसको हम क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ y कितना है, y प्लस डी वाई माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन x प्लस डी एक्स
माइनस एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। इससे फ्रेंडशिप कर लो, इससे फ्रेंडशिप कर लो, क्योंकि अब आने वाले 2 साल कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाएगा फिजिक्स का, एक्सेप्ट वेक्टर्स, वेक्टर्स के अलावा जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, कोई भी फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक आ जाए जिसमें मैं ये यूज़ ना करूँ, तो मुझे बता देना, मैं आपको एक आईफोन गिफ्ट कर दूंगा। कोई भी एक ऐसा फिजिक्स का टॉपिक आ जाए जिसमें हम ये यूज़ नहीं करें, तो आप मुझे बता देना, राइट? आपको उसके बाद आईफोन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है change in y, basically it is what? Very small change in y due to change in x, right? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, अब से देखो डब्ल्यू आर टी लिखने का मतलब ये भी टर्म चलता रहेगा, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये डब्ल्यू आर टी क्या है? डब्ल्यू आर टी मीन्स, टर्मिनोलॉजी लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, डब्ल्यू आर टी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब एक्स में चेंज करने पर वाई में किस रेट से चेंज आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर देखो डी वाई छोटा है, डी एक्स छोटा है, पर रेशियो छोटा थोड़ा ना है, रेशियो तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, दो छोटे क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हो तब भी वो एक मेजरेबल नंबर होता है, आपको पता है ना। दो छोटे नंबर्स को डिवाइड करूंगा, ऐड करूंगा तो अलग बात है, ऐड करूंगा तो नेग्लिजिबल हो सकता है, पर जब डिवाइड करूंगा तो इट इज स्टिल अ मेजरेबल नंबर। देखो डिवाइड करके देखो, आपको ये नंबर मिलेगा 2। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज 2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि x में थोड़ा सा चेंज करने पर y डबल रेट से चेंज हो रहा है। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, डी वाई इक्वल टू 2 dx। इसका मतलब क्या है, चेंज इन y इज 2 टाइम्स द चेंज इन x, मतलब जितना मैं x में चेंज करूंगा उसका डबल चेंज मुझे y में दिखेगा, x में जो भी चेंज करूंगा उसका डबल चेंज मुझे y में दिखने वाला है। तो डी वाई बाई डी एक्स बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ब्रीफ में बताऊंगा अभी, क्योंकि आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, सारी चीजें इंटरकनेक्ट होगी, है ना, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आप सोचो सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? तो देखो इंटरेस्टिंग चीज, अभी जैसे वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये तो बस मैथ्स में लिखने का तरीका है कि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही हो सकता है कि कल से हम ऐसा लिख दें कुछ, एक्स इक्वल टू 2t+3। इसका मतलब पता है क्या है? ये x डिपेंड कर रहा है टाइम पर। ये इस बार पता है मैं क्या लिखूंगा, इस बार मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 2t+3 का मतलब, इस बार मैं बोलूंगा कि इस बार x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप सोचो सर ये फंक्शन फंक्शन क्या होते हैं, देखो क्या होता है, जैसे मान लो कभी एक पर्सन था, मान लो एक पर्सन था, वो x एक्सिस पे वॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पर, ध्यान से सुना फंक्शन बनते कैसे, मैं इंटरेस्टिंग चीज समझा रहा हूँ आपको, फंक्शन बनते कैसे। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर वो पर्सन कहाँ था, वो पर्सन पहले से x इक्वल टू 3 पे खड़ा था। कहाँ खड़ा था? x इक्वल टू 3 पे खड़ा था। कब खड़ा था? t इक्वल टू 0 पर। समझदार लोग एकदम से समझ जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा कि उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताओ कि टाइम t पर उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और आप ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब आप उसको देख रहे हो, दूर से कहीं खड़े होकर देख रहे हो, आप ये देखो, यहाँ से खड़े होकर आप ऑब्जर्वर, आप कौन हो? ये आप हो ऑब्जर्वर। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हो, जैसे अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। फिजिक्स में ऑब्जर्वर का होना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टी टाइम में वो कितना आगे पहुंच जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कितना आगे पहुंच जाएगा, सिर्फ इतना पूछा है मैंने आपसे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है कि 2 की स्पीड, टी का टाइम 2t आगे पहुंच जाएगा। पर जब मैं आपसे पूछूंगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे सर उसका पहले ही 3 था और अब आगे चला गया 2t, तो अब उसका नया एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले से जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट था उसमें 2t और जोड़ना है, तो सर ये हो जाएगा 2t+3। देखो वही फंक्शन बन गया, जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स में से बहुत सारे फंक्शन बनते हैं, फिर धीरे धीरे हम फंक्शन बनाना शुरू कर देंगे।
ठीक है, ये फंक्शन बन गया। सबसे सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन बनाना सिखाया मैं आपको, कैसे बनता है आगे हम बात करेंगे, काइनेमेटिक्स में बात करेंगे, और आगे हर टॉपिक में ही आएगा, कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आएगा नहीं। जैसे एक वायर है, वायर में जैसे आप पढ़ते हो आपके घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है, आपके घर में कैसा करंट आता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है। कांस्टेंट करंट नहीं होता है वो, है ना? सुना है अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट सुना ही होगा, साइंस वाले हो ना, कॉमर्स वाले तो नहीं है ना अपन, सुना ही है ना सबने? हाँ, गुड। तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो वो जो करंट होता है ना, वो टाइम का फंक्शन होता है। और अगर मैं आपको उसकी इक्वेशन बताऊं, वोल्टेज की इक्वेशन बताऊं, तो आपको अच्छा लगेगा देखकर, वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन होता है। वोल्टेज कुछ इस तरह से होता है, पीक वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी। अभी कंफ्यूज मत होना इससे, बस मैं ये बता रहा हूँ कि देखो वोल्टेज टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहेगा बिटवीन हाई वैल्यू लो वैल्यू, वेव के फॉर्म में आता है वो, फंक्शन है, वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा। ठीक है, तो फंक्शंस का आपको बेसिक मीनिंग धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, उनका फिजिक्स में क्या रोल होगा, और मैथमेटिकली कितना पावरफुल टूल है कि मतलब क्या बताऊं मैं अभी से आपको। जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, जैसे आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में स्टार्टिंग करी, तो आपने सिर्फ डायमेंशन फाइंड करे 2-3 दिन, आप थोड़ा सा बोर हुए कि सर डायमेंशन फाइंड करवा रहे हैं, फिर यूज समझ में आया कि क्या यूज होता है इसका। इसके तो इतने सारे यूज हैं, मतलब इनफाइनाइट यूजेस हैं। अब कितने सारे यूजेस हैं मतलब क्या बताऊं, वो तब आगे हम जब पूरा समझ लेंगे ना, पहले पहले हम प्रोसेस समझेंगे डिफरेंशिएशन का, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद हम सीखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कितना पावरफुल टूल क्यों है। वो मैं आपको जिस दिन बताऊंगा उस दिन आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि ये कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है मैथ्स का। अभी आपको एक सिंपल फंक्शन समझाया, समझ में आ गया आपके। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इस केस में मुझे बताओ dx बाई dt क्या होगा। dx का मतलब है चेंज इन x, dt का मतलब है चेंज इन टाइम, ये आपको स्पीड देगा। dx बाई dt क्या देगा हमें? स्पीड देगा। समझ में आ रही है कुछ बात? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, स्पीड या वेलोसिटी देगा। आप पढ़ते हो ना, बचपन में तो ये पढ़ते थे कि वेलोसिटी को आप क्या बोलते थे बताओ? वेलोसिटी को आप बोलते थे चेंज इन पोजीशन, बोलते थे नहीं बोलते थे मुझे नहीं पता, आप लोग शायद बोलते होंगे। ये बोलते तो थे ना, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो क्या होता है, हाँ, चेंज इन पोजीशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्या होता है, ये होती है एवरेज वैल्यू, ये होती है एवरेज। आगे हम पढ़ेंगे, हम सिखाएंगे, अभी चिंता मत करना। पर जब मैं स्मॉल टाइम के लिए मेजर करता हूँ, तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या है, तो वो होता है dx बाई dt। दोनों में डिफरेंस है, ये है एवरेज। एवरेज होता है लार्ज टाइम के लिए, लार्ज टाइम के लिए आप लार्ज चेंज देखोगे, स्मॉल टाइम के लिए उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आप स्मॉल चेंज देखोगे। मतलब किसी ने आपसे पूछा कि अच्छा बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड से लेकर 5.0000001 तक, अगर मान लो इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को भूल जाओ, भूल जाओ इस इक्वेशन को, मान लो x था 10, मान लो 10 था, और 10 से वो चेंज होकर हो गया 10.0000004। क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4। अब ये जो 4 मीटर पर सेकेंड आया ना, पता है ये क्या है? ये उसकी 5 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप कहीं पर गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो क्या आप मुझे बताओ कांस्टेंट स्पीड से जाते हो? बीच में कम ज़्यादा होता है ना ट्रैफिक। आप दो चीज़ें फाइंड करते हो, एक आप फाइंड करते हो किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू, राइट? एक आप फाइंड करते हो एवरेज वैल्यू, कहने का मतलब जैसे मान लो ये आपकी व्हीकल है, और ये आप व्हीकल चला रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो आप, ठीक है, आप स्टार्ट करते हो ए पॉइंट से, कोचिंग आते हो बी पॉइंट तक, कोचिंग में आ गए, अपनी गाड़ी पार्क कर दी। बस मुझे इतना बताओ कि ए से लेकर बी तक क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है? नहीं रहती, चेंज होती है। तो आप क्या करते हो, एक तो होता है एवरेज वैल्यू, एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। या आप बोल सकते हो कि अगर आपकी जैसे मान लो पोजीशन में यहाँ से मेजर करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि पहले से आप x1 पर थे और अब x2 पर आए हो, तो x2 माइनस x1 अपॉन टी टू माइनस टी वन क्या है? x2 माइनस x1 अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो आपकी पूरे इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है, स्पीड कम भी हुई होगी ज़्यादा भी हुई होगी, एवरेज वैल्यू आई है, उसको बोलते हैं एवरेज। पर जब आपसे किसी ने बोला नहीं हमें तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, किसी ने पूछा कि एग्जैक्टली
जब आपके वॉच में मान लो टाइम था 4 o'clock, आप निकलते हो, 4:30 कोचिंग पहुँच जाते हो, राइट? मान लो। पर किसी ने आपसे पूछा कि नहीं हमें तो एग्ज़ैक्टली बताओ 4 4:15 पीएम एग्ज़ैक्ट उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या थी? तो पता क्या करोगे? आपके स्पीडोमीटर में देखोगे। स्पीडोमीटर देखा है? वो आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। वो बताता है उस इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड क्या है, कम-ज़्यादा होती रहती है। देखो आप ब्रेक लगाओगे, स्पीड कम-ज़्यादा हो जाएगी, राइट? स्पीडोमीटर बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर अभी वो मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर टाइम में बहुत छोटा चेंज लाएँगे। बहुत छोटा चेंज मतलब 4:15 पीएम और आगे थोड़ा-सा सेकंड्स में चलने देंगे 0.000002। मैं आप देखोगे कि आप कितना आगे आ गए। आपको पता चलेगा आप बहुत ही कम आगे आए हो। जब टाइम इतना कम मिला तो आप आगे भी कितना आओगे? भई इतना कम टाइम दिया गया आपको, तो कम टाइम में तो बहुत ही कम आगे आओगे। पर उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो आपने छोटा-सा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, उस छोटे से डिस्टेंस को छोटे से टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात कुछ तो समझ में आ रही होगी, ठीक है? ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि कुछ भी समझ में ना आया हो। थोड़ा बहुत 10-20% तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है? है ना? अभी चिंता मत करना बाकी, अगर ऐसा होगा फंक्शन वैसा होगा सब बताएँगे। धीरे-धीरे स्टोरी आगे बढ़ेगी, बस आपका आपका फ़ोकस किस पे होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए। जो मैं बताता जा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए, ठीक है? चलो पहले एक काम करें, पहले यहाँ तक नोट कर लेते हैं चीज़ें, है ना? तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन आगे और डिटेल में इसको समझेंगे। आपको ये सब नोट नहीं करना है, सिर्फ़ क्या नोट करना है पता है? आपको सिर्फ़ ये नोट करना है, वो तो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया है राइट में, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज़ ऑफ नाउ, द ओनली थिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड दिस प्रेज़ेंट इंस्टेंस ये, बस। इतना अभी हमें लिखना है। फंक्शन, स्मॉल चेंज सॉरी सिग्निफिकेंट चेंज, ये सिग्निफिकेंट चेंज है और जब ऐसा लिख देता हूँ, तो स्टोरी ही पूरी अलग हो जाती है। फिर वो होता है स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई। चलिए, ये नोट कर लिया होगा। हम स्टोरी आगे बढ़ा रहे हैं अभी। कर लिया नोट? जो नोट नहीं करे वो स्क्रीनशॉट ले लेना उस समय, है ना? अगर कोई नोट नहीं कर पाया स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ लिखनी है, जो काम की चीज़ लिखनी है वो ये है। मैं मार्क कर देता हूँ क्या लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है, मैं उसे पूरा हाइलाइट ही कर देता हूँ। ये आपको पूरा नोट करना है कि एक फ़ंक्शन था, किस तरह से एक्स में चेंज करने पर वाई में चेंज हुआ, जो कलर कर रहा हूँ, हाइलाइट कर रहा हूँ, वो लिखना है बस, है ना? और किस तरह से चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स स्मॉल चेंज के लिए कन्वर्ट हो गया रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स में। बस हमें इतना पोर्शन लिखना है।
चलिए नोट कर लिया होगा ये भी, ठीक है। अब हमारा कंसर्न अभी इन सब से नहीं था, ये तो सब मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाए थे। अब आपको जो ये सारी चीज़ें आगे आती रहेगी फिज़िक्स में ना, बाद में फिर से आएगा ये सब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह सब कुछ आएगा। अब देखो, वैसे अभी हमें फ़ॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है? आगे कुछ और फ़ॉर्मूले आएँगे, बहुत सारे फ़ॉर्मूले आएँगे, फ़ॉर्मूले पढ़ने हैं, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको एक फ़ॉर्मूला समझाने की। जिस तरह से मैं ये फ़ॉर्मूला डिराइव करूँगा ना, आगे आने वाले फ़ॉर्मूले मैथ्स के और बहुत सारे कंसेप्ट के हेल्प से डिराइव होते हैं। बस मैं एक फ़ॉर्मूला आपको अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी थोड़ी देर के लिए कुछ नोट मत करना, फ़ॉलो करते रहना। सपोज़ एक सबसे सिंपल फ़ंक्शन की बात करते हैं। सपोज़ सबसे सिंपल फ़ंक्शन की बात हुई, वो सबसे सिंपल फ़ंक्शन क्या होगा? सबसे सिंपल तो एक ही चीज़ हो सकती है। इससे सिंपल तो क्या हो सकता है कुछ? y इक्वल टू x, सबसे सिंपल अलजेब्रिक फ़ंक्शन। स्ट्रेट लाइन, सबको पता है y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का एंगल पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट? जिसने नोट नहीं किया ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है? अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर वेंचर कर रहे हैं। देखो फर्स्ट फ़ॉर्मूला आपके सामने आने वाला है। फर्स्ट फ़ॉर्मूला हम देखेंगे। सपोज़ y इक्वल टू x है। मेरा बस आपसे एक ही क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ इस केस में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाय dx? बिना सोचे आप बोल दो 1। सोचना ही नहीं था आपको, क्योंकि आपको पता है 1 क्यों आएगा। देखो सिंपल बात थी। जब y ही x के इक्वल है तो जितना आप चेंज करोगे x में, क्योंकि y x को मिरर कर रहा है, मिरर करने का मतलब सेम वैल्यू आ रही है। तो जितना आप x में चेंज करोगे उतना ही तो चेंज y में आएगा, ना कम ना ज़्यादा, उतना ही चेंज आएगा। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x? इट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू 1। अगर आप x को 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा। अब आपने x को कर दिया 2.000005, तो y कितना आएगा? वो भी तो उतना ही आएगा। तो चेंज इन y और चेंज इन x तो सेम आ रहे हैं, मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज सेम होगा। देखो उसको 1 लिखने का मतलब क्या है? इसको 1 लिखने का मतलब ये है कि dy इक्वल टू 1 इंटू dx। 1 इंटू dx का मतलब बोथ विल चेंज एट अ सेम रेट। चेंज इन y इज़ इक्वल टू 1 टाइम्स चेंज इन x, या 1 की जगह हटा के इसको ऐसा लिख दो। 1 लिखने का मतलब ही नहीं था फिर। इसका मतलब क्या है? सेम रेट ऑफ चेंज होगा, राइट? चलो, ये तो सबके समझ में आता था। पर ज मज़ा कब आता है जब अब मान लो आपसे पूछा जाए y इक्वल टू x स्क्वायर है। अब चीज़ थोड़ी-सी हल्की-सी टिपिकल हो गई। सीखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, समझ जाओगे। अभी नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ है तो 2-3 महीने लगेंगे सीखने में, पर समझ जाओगे मैथ्स पे। सपोज़ x की इनिशियल वैल्यू x है तो y की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? x स्क्वायर, देख लो, कोई डाउट? अगर मैं x की इनिशियल वैल्यू को x रखता हूँ तो y की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? y, जो कि कितना होगा? x स्क्वायर। काफ़ी लोगों ने तो मुझे आंसर भी बता दिया dy बाय dx का। गुड, वेरी गुड। ये देखो ये होता है जब लोग पढ़ के आते हैं ऑलरेडी, नोट्स मॉड्यूल रिवाइज़, मतलब मॉड्यूल्स एक बार पहले एडवांस में पढ़ के आते हैं, उन्हें सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। गुड। चलो अब एक काम करो, मैं x में कुछ चेंज लाता हूँ। सपोज़ मैं x में थोड़ा-सा चेंज लाता हूँ, ये। ज़रा मुझे बताओ y की नई वैल्यू क्या होगी? अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि इस केस में मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में था? पता है मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में था। व्हाट इज़ द चेंज इन y फॉर दिस फंक्शन? मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में था। मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि व्हाट इज़ द चेंज इन y बिकॉज़ ऑफ चेंज इन x। मैं तो कब से इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो देखो y की फाइनल वैल्यू में से y की इनिशियल वैल्यू माइनस करो, x की फाइनल वैल्यू में से x की इनिशियल वैल्यू माइनस करो। अभी इंटरेस्टिंगली देखो क्या होता है, यहाँ चीज़ हो जाती है इंटरेस्टिंग। ऊपर आपको एक्सपेंड करना आता है न्यूमरेटर को? बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा, कैसे लिख दूँ? dx प्लस 2x। और इंटरेस्टिंगली क्या मैं अब इसको 2x लिख दूँ? कोई समझदार होगा तो वही समझ पाएगा इसे एक बार में,
कि ये 2x ही होगा। अब आप सोच रहे हो सर क्यों? क्योंकि देखो बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लो कि x की वैल्यू है 2, उसमें मैं अगर कर दूँ ऐड, फ़र्क नहीं पड़ता। रफ़ली इक्वल टू कितना आएगा? तो ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़ है ना, ये भी काफ़ी लोग जो है वैसे तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर क्या होता है कई बार अभी 10th के स्टूडेंट्स हो, तो देखो ध्यान रखो मैं एक चीज़ और बता दूँ, स्मॉल क्वांटिटीज़ अगर होती है, दे आर नेग्लेक्टेड। कब? दे कैन बी नेग्लेक्टेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कर सकते हो इज़िली नेग्लेक्ट, पर ध्यान रखना गलती से भी। क्योंकि क्लास में आधा सुन के बैठ गया कि सर ने कहा था छोटी क्वांटिटी नेग्लेक्ट कर दो, और फिर पता चला कल से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी छोटी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है? और फिर बोलोगे सर ने सिखाया था हमेशा तो, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में छोटी क्वांटिटी है तो नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वो तो इफेक्ट कर देती है, बहुत बड़ा इफेक्ट लाती है। छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। समझ में आता है ना आपको ये? पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है? चलो, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी देखो, रुक अभी लिखवा दूँगा मैं, पूरा नोट करवा दूँगा। अभी आप देखो इंटरेस्टिंग चीज़, ये y इक्वल टू एक्स वाई का चेंज कितना है 2x। क्या वैसे ही मैं थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ा दूँ अगर सीक्वेंस को, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस को, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब, थर्ड सबसे सिंपल फंक्शन x, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स क्यूब। बताओ क्या होगा x की इनिशियल वैल्यू? जब मैंने x रखी, y की इनिशियल वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स क्यूब। जब मैं x की फाइनल वैल्यू क्या रखता हूँ? x प्लस डी एक्स, तो y की फाइनल वैल्यू क्या आती है? फिर अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको तो मैंने बताया ना, आपको एक ही चीज़ फाइंड करनी है। अभी अपना एम क्या है? अपना एम है, क्या है अपना एम? अपना एम तो एक ही था ना, कब से एक ही एम चल रहा है। थोड़ा सा और हेल्प कर दो मेरी, मैं डायरेक्ट लिख दूँ चलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पता है ना सबको, तो वैसे लिख देते हैं। चलो एक स्टेप और, कुछ लोग क्या है अभी कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसी में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लिख देते हैं, एक स्टेप ही तो जाएगा वो। ये लो, ये कैंसिल, फिर एक डी एक्स कैंसिल कर देना। जब आप एक डी एक्स और कैंसिल करोगे, पता है आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3x डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए, ये जो है ना, ये बोलेगा इन दोनों को कि तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि दिख रहा है छोटी क्वांटिटी, पहली बात तो छोटी क्वांटिटी, और दूसरी बात उसका भी स्क्वायर। तो छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर तो और छोटा होता है, सबको पता है ना। छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर निकालने जाओगे और छोटा हो जाएगा, 0.001 का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों तो नेग्लिजिबल हो गए एज कम्पेयर टू 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये रिजल्ट मेरा आ रहा है 3x स्क्वायर के ऑलमोस्ट इक्वल। अभी देखो जरा, समझदार लोग जो होंगे वो इतनी देर में तो पूरी स्टोरी समझ गए होंगे। स्टार्टिंग देखो मैंने कहाँ से करी थी, y इक्वल टू एक्स, आंसर आया था 1। एक्स स्क्वायर का आंसर आया 2x, एक्स क्यूब का आंसर आया 3x स्क्वायर। वैसे आगे बढ़ते जाओ, करते जाना आप आगे तक। आप आगे तक करते जाना, आपको एक जर्नलाइज्ड रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहला फॉर्मूला मिलने वाला है। देखो व्हेन y इज इक्वल टू एक्स, मेरा रिजल्ट क्या आया? 1।
व्हेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको साइड में लिखते हैं यार, है ना, dy बाई डी एक्स कितना आया 1। व्हेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरा रिजल्ट क्या आया 2x। फिर व्हेन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है 3x स्क्वायर। एक काम करना, कभी भी फ्री रहो घर पे ट्राई करना, x की पावर 4 के लिए भी करके देखना, मेहनत लगेगी ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा dy बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4x क्यूब। अब कुछ पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न की समझ है आप लोगों को ना, तो अगर पैटर्न की समझ है तो समझ में आ जाना चाहिए। आपके सामने सबसे पहला फॉर्मूला आ चुका है, इसी तरह से अगर मैं चलता रहा तो y इक्वल टू एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करने पर रेट ऑफ चेंज मुझे मिलेगा n x की पावर n माइनस 1। पावर को उठाओ, मल्टीप्लिकेशन में रखो और एक कम कर दो और चढ़ा दो फिर से। देखो 4 था तो 4 मल्टीप्लिकेशन में आया और यहाँ 3 हो गया, 3 था तो 3 मल्टीप्लिकेशन में आया, ऊपर 2 हो गया। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? अरे बड़े ही दोस्त हैं यहाँ पर, दो तीन जो है ना वो बड़े ही दोस्त हैं। रुको फिर से पॉज करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। अब समझ में आ गया, ये पहला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला कौन सा है, ये सबसे पहला फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया। अब ये अकेला फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ना अपन बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको डेरिवेशन एक का ही बताया है, वो भी नहीं बता देते वैसे यूजुअली, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ट्वेल्थ में आप मैथ्स में पढ़ोगे प्रॉपर सेंस में। जैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करने में लगे 15-20 मिनट, वैसे ही हर फॉर्मूले के डेरिवेशन होते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वगैरह पढ़ लोगे तो आप सीख जाओगे सारी चीज़ें। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमें उनको याद नहीं रखना है। मैं आपको पहले पूरा फॉर्मूले की लिस्ट बता दूं, फिर हम लिखेंगे, उसके बाद मैं टाइम दूंगा आपको, सफिशिएंट टाइम दूंगा स्टार्टिंग से लिखने के लिए। पहले मैं आपको एक लिस्ट बता दूं जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 और 3 डेज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने देखा होगा एचसीवी में हर बुक में आपको ये लिस्ट मिली होगी, और अगर आप ट्वेल्थ के मैथ्स की बुक में देखोगे आपको उसके डेरिवेशन भी मिल जाएंगे, पर अभी शायद हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि जब तक आप 11th का मैथ्स नहीं पढ़ोगे पूरा, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जब तक आप 11th का मैथ्स नहीं पढ़ोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि साइन थीटा का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, राइट? जैसे आपको पता है ना ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं, वैसे आपको ये थोड़ा ना पता है साइन एक्स प्लस डी एक्स को एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो वो सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती रहेगी, बट अभी लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है वाई, दूसरी तरफ है उसका रेट ऑफ चेंज। एक तरफ है वाई, दूसरी तरफ है उसका रेट ऑफ चेंज। सबसे पहला फॉर्मूला, y अगर x की पावर n है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ठीक है, बात आई समझ में, n x की पावर n माइनस 1। फिर आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले का मतलब y इक्वल टू अगर साइन ऑफ x है तो उसका रेट ऑफ चेंज होता है cos x। अब आप पूछोगे था कैसे, मैं आपको बताया पहले से ही, ये चीजें अब आप डिराइव करोगे, पर कब करोगे? 1 साल बाद, आज से आने वाले 1 साल बाद आप मैथ्स में डिराइव करोगे। उसके लिए आपको पहले पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी 11th क्लास की, राइट? पर आपको अभी से ये याद रखना है थोड़ा थोड़ा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। 3 फॉर्मूले बताए, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले बताए। चौथा फॉर्मूला टेन एक्स होता है। जब डिराइव करते हैं तो टेन एक्स का रेट ऑफ चेंज होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। वैसे ही कॉट एक्स का भी फॉर्मूला होता है, डरना मत, घबराना मत। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर थोड़े समय में तो ऐसा होगा कि बल्कि आपको इतना फ्रेंडली लगने लगेगा ये टॉपिक। ये हर बार ऐसा होता है ना, जब थोड़े समय बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे तो सब कुछ इतना ईजी था, है ना, क्योंकि बाद में चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता है ना, जब चीज़ें और डिफिकल्ट होती है तो ये चीज़ें फिर ईजी लगने लगती है ना। तो ऐसा होता है, रिलेटिव इफेक्ट होगा। अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़े दिन बाद क्या होगा, जब और डिफिकल्ट पढ़ेंगे तब बोलेगा अरे वो तो इतना ईजी था। ठीक है, फिर आता है सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव
sec x tan x। फिर आता है cosec x, इसका होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, जैसे कहने का मतलब पता है, समझ में आ रहा है? जैसे मैं ये लिखता हूँ तो उसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर y इज sec x देन dy by dx इज sec x into tan x। उसका रेट ऑफ चेंज ये है, लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में उसका रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर log x है, क्या है log x, log शायद अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, वैसे मैथ्स में आ जाएगा आपके शायद, अलजेब्रा में जब भी आप पढ़ोगे। वैसे ही एक टर्म होता है e टू द पावर ऑफ x, इसका रेट ऑफ चेंज सेम आता है, सेम रेट ऑफ चेंज होता है इसका। अब आप सोच रहे होंगे सर ई क्या है? ई एक कांस्टेंट है जो मैथ्स में यूज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.72। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, कहाँ से आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस होते थे जिनमें से ये वैल्यू आती है, पर अभी वो डिटेल मैथ्स आपको नहीं पता, तो अभी आपको उसकी चिंता ना करते हुए आज एक नई चीज़ सीखनी है, बस छोटा छोटा नॉलेज गेन करना है। ई होता है 2.72, इट इज सम कांस्टेंट दैट इज यूज्ड इन मैथ्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स का। अब ए कोई जनरल नंबर है तो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, हालांकि इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, राइट। लॉग के अंदर होता है ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के अंदर जो ये लिखा है ना, लॉग के अंदर का जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो वो अब आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बता रहा हूँ, बाकी वो आप बाद में पढ़ोगे। और एक लास्ट, लास्ट होता है कांस्टेंट। सिर्फ अकेला कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा? जरा मुझे बताओ, सिर्फ अगर अकेला कांस्टेंट हुआ तो क्या करूं मैं, क्या लिखूं आंसर? इतना बता दो। अरे वाह, चलो इसका मतलब क्लियर तो हो रहा है आपको। जीरो, क्योंकि जब कांस्टेंट है, जैसे मैं बोलता हूँ वाई इज कांस्टेंट, मान लो वाई इज 5, इसका मतलब तो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्स पर डिपेंड ना करने का मतलब क्या है? वो ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर जीरो पे तो ले सकता हूँ, एक्स की जीरो पावर पर डिपेंड कर, एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब एक्स पर डिपेंड ना करने का मतलब, एक्स पर डिपेंड ना करने का मतलब आप भले ही जितना चेंज कर लो एक्स में, वाई में चेंज होना ही नहीं है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स? देयर इज जीरो चेंज इन वाई, क्योंकि वाई इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज। ये सब एक ही नाम है ना। देखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखो, मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, धीरे धीरे नॉलेज गेन करते जाना, याद करते जाना जो बोल रहा हूँ मैं, बाद में सब चीजें यूज करेंगे। देखो, लिखने के तरीके होते हैं मैथ्स में। एक तरीका है, बात वही चल रही है, रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। उसी को क्या लिखा जाता है बताओ? उसी को लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। उसी को हम लोग आगे जाकर पता है क्या लिखेंगे? वाई डैश। जैसे वाई के ऊपर वन नहीं लिखा है, थोड़ा टेढ़ा साइन लगा है, टेढ़ा साइन लगाने का मतलब ये है, शॉर्ट में लोग लिखना शुरू कर चुके हैं इसको, शॉर्ट में लिखते हैं, इतना ज्यादा कौन लिखेगा, तो वाई प्राइम, वाई डैश, वाई हैश, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। जब वाई डैश लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, राइट। पूरा तो इसको ऐसे लिखते हैं, पर हम क्या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आती। समझ जाते हैं लोग कि इसका डेरिवेटिव की बात हुई, इसका डेरिवेटिव, इसको यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इसी को कुछ लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई। क्या बोलते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चार पांच अलग अलग तरीके हैं लिखने के, तो कंफ्यूज मत होना कि सर डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। सब कुछ एक ही चीज है, रेट ऑफ चेंज, मतलब सब कुछ ले देकर बताए, बात तो एक ही चीज की चल रही है। बात तो सिर्फ इसी चीज की चल रही है कि रेट ऑफ चेंज इन वाई क्या है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। उसी के अलग अलग नाम है, अलग अलग फॉर्मेट है। और यहाँ ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एप्लीकेबल कब है, डी वाई बाई डी एक्स एप्लीकेबल कब है, यहाँ पर इट इज एप्लीकेबल, है ना। ये सब चीजें समझ में आई गई होगी, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डी एक्स टेंड्स टू जीरो।
वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ध्यान रहे, भूलना मत, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए लिख रहे हैं अपन सब कुछ। तो आज अपन ने काफी कुछ सीख लिया। आज अपन ने बेसिक मीनिंग सीखा डिफरेंशिएशन का, और बहुत सारी इधर उधर की चीजें सीखी। एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया, ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया। और बाकी फॉर्मूले डिराइव अभी नहीं कर सकते जब तक आप पूरा मैथ्स 11 का नहीं पढ़ लेते हो, पर आपको अभी फॉर्मूले जरूर याद रखने। कितने फॉर्मूले, ज़्यादा तो फॉर्मूले दिखाए नहीं आपको मैंने। कितने फॉर्मूले, मुश्किल से 10-12 फॉर्मूले हैं, है ना। कल तक याद हो जाने चाहिए। कल तक ये 10-12 फॉर्मूले अपने को याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करें लिखना, शुरू करेंगे यहाँ से। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है यहाँ पर अभी, है ना, सब पॉइंट से फॉर्म में है।
अब इन सब के हेल्प से जो जनरल फ़ॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। अब इसके बाद स्टार्ट होगी लिस्ट जनरल फ़ॉर्मूले की।
हाँ, ये जो लॉग होता है ना यहाँ जो लिखा गया है, इसके अभी बेस का मैंने डिस्कशन नहीं करा है क्योंकि आपको बेस के बारे में पता शायद काफ़ी लोगों को होगा, काफ़ी लोगों को नहीं होगा। ये बेस ई वाले लॉग होते हैं, है ना? इनको बेस ई में लिखा जाता है, बट अभी कंफ्यूज़ नहीं करेंगे लोगों को। लिखना चाहो तो बेस ई लिख दो, अभी कंफ्यूज़ नहीं करेंगे। जब भी वैसे मेंशन नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज़ बेस ई। बिल्कुल, जिसको हम एलएन में लिखते हैं। एलएन इन द सेंस इसको मैथ्स में रिप्रेज़ेंट करने का तरीका होता है एलएनए शॉर्ट में, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। फिर अभी कंफ्यूज़ हो जाओगे, अभी रहने दो। अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना देखो सिर्फ। सी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट मतलब अरे 5, 10, 15, 2.5, 17/2। अगर y कभी कोई कांस्टेंट हो गया, कोई भी कांस्टेंट हो गया, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा ना। इफ y इज 3, व्हाट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x? y डिपेंड नहीं कर रहा x पर, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0। पर्सन की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही, तो पर्सन की स्पीड क्या होगी? 0 होगी। ऐसा। अब पर्सन किसी भी पोजीशन पर खड़ा हो, अगर उसी पोजीशन पर खड़ा रहेगा, उसकी स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या होगी? चेंज इन पोजीशन क्या होगी? 0 होगी। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। कल का मैं बता चुका हूँ, कल हम मिलने वाले हैं। टाइमिंग्स आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको, कुछ और रूल्स बताने हैं मुझे। रूल्स और क्वेश्चंस बताने के बाद फिर मैं एक्चुअल में आपको इसका है ना कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पार्ट भी बताऊंगा, जो अभी से आप सीख सकते हो। अभी से आपको एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसमें 1-2 दिन लगेंगे जरूर। पहले अपन नेक्स्ट टर्न पे तो कुछ रूल्स देखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के, फिर 1-2 दिन बाद बढ़िया इसके कुछ अपन इंटरेस्टिंग आपको एप्लीकेशंस बताएंगे, जिसका अभी से आप यूज़ करना शुरू कर सकते हो। बड़ा मजा आएगा वो देखकर आपको। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।